आप सभी का बीकॉन जुडिशियल एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम एडवोकेट सागर जनका। पिछले वीडियो में हमने इनकाउंटर के ऊपर डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हमने उसी टॉपिक से रिलेटेड पार्ट 2 आपके सामने ले आए हैं और इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है लॉज रिलेटिंग टू एनकाउंटर किलिंग्स बाय पुलिस इन द लाइट ऑफ विकास दुबे केस। पिछले वीडियो में हमने इनकाउंटर्स होता क्या है, what is the importance of section 57 of CRPC, what is article 21 explains about encounter, उसके पर्व्यू में हमने देखा और कौन से सारे डिफेंसेस, क्या पुलिस को अधिकार है किसी की जान लेने का और कौन से सारे डिफेंसेस लिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रॉपर्टी एंड बॉडी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और आज मुझे ऐसा लगा कि पार्ट 2 बहुत जरूरी था जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। समाज में आप देखोगे कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक पीस जो होती है समाज में उसके लिए काम करती है, लेकिन कभी कभी आप देखोगे कि कुछ चीजें जेन्यून, कुछ इनकाउंटर्स आप समाज में देखोगे कुछ इनकाउंटर्स जेन्यून है और कुछ इनकाउंटर्स फेक होते हैं। बहुत बार ऐसे हो चुका है कि हमारे न्यायपालिका ने या हमारे जुडिशरी ने बहुत सारी चीजें पुलिस के फेवर में भी बात की है और पुलिस के अगेंस्ट भी बात की है। तो आज हम समझेंगे कि जब भी कोई इनकाउंटर होता है तो क्या वो इनकाउंटर फेक है, जेन्यून है, ये पता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब एपेक्स कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस, इन्वेस्टिगेशंस के कुछ गाइडलाइंस दी गई है। सो उन गाइडलाइंस के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन गाइडलाइंस को 16 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस माना जाना चाहिए। तो आज आइए समझते हैं कि कौन सी सारी गाइडलाइंस हमारे उच्च न्यायालय, जैसे हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, आई एम रियली सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे पारित किया है या उसे हमारे सामने ले आए हैं। तो आइए समझते हैं पहली गाइडलाइन समझने से पहले जो सबसे बड़ी पहला जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो है कि कौन से केस लॉ में ये 16 पॉइंट गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिश की थी। तो उस केस लॉ का नाम है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। याद रखना है आपको, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो पहली गाइडलाइन, जिसे हम पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आसान होगा वो कॉन्सेप्ट और वो समझने में आपको आसानी होगी उस चीज में। तो पहला जो गाइडलाइन है वो है टिप ऑफ फ्रॉम इंटेलिजेंस। जब भी कोई अपराधी या अपराध हमारे समाज में होता है या ऐसा कोई बहुत ही कुख्यात अपराधी हो, वो अपराधी जब भी कोई भी अपराध करता है, मे भी जैसे हम कहेंगे किसी अपराधी के ऊपर 50 केसेस है, 40 केसेस है, तो उसे कुख्यात अपराधी हम कहेंगे क्योंकि वो एक कैसे पोटेंशियल क्रिमिनल है। या कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जहां पे कभी भी इंटेलिजेंस की तरफ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है या पुलिस ऑफिशियल्स को इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहां पर वो कुख्यात अपराधी है या यहां पर कुछ अनैतिक गैर कानूनी गतिविधियां चल रही है। सो इट कैन बी रिलेटेड टू टेररिज्म ऑल्सो, इट कैन बी रिलेटेड टू एनी क्रिमिनल हु इज देयर इन आवर सोसाइटी। मतलब ऐसी कोई चीजें हमारे समाज में घट रही है, जब भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस की तरफ से मिलती है तो पहली चीज उस एरिया के पुलिस ऑफिशियल्स को मेक श्योर करना है कि उसकी एक रिकॉर्डिंग करनी है। मतलब आपकी केस डायरी हो, जब भी पुलिस स्टेशन में आप देखोगे कि केस डायरी होती है, जब भी आपको कोई ऐसी टिप मिलती है या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हमें मेक श्योर करना है कि उसको रिकॉर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। आपको रिटन स्वरूप में उसको बनाना पड़ेगा। उसे हम कहेंगे, मतलब प्रॉपरली अगर देखा जाए तो केस डायरी में आपको वो बनाना पड़ता है। या कोई कॉल होगा तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको रिकॉर्ड करना है। ऑलराइट, उसके बाद जब भी आपको कुछ ऐसी चीजें मिलती है, उस रिकॉर्डिंग में जब भी हम कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे, केस डायरी में लिखेंगे या कहीं पे भी लिखेंगे, हमें मेक श्योर करना है कि उसमें कोई भी डिटेल्स को रिवील नहीं करना है। पॉसिबिलिटीज ये हो जाती है जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आती है कोई अपराधी की या ऐसी कोई आपराधिक गतिविधियों की, तब मेक श्योर करना है कि पॉसिबिलिटीज होती है कि यहां से, हमारी जगह से भी, पुलिस स्टेशन में से भी वो इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट शुड नॉट बी द केस, मतलब ऐसी चीज ना हो, उसको
प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वहां पे डिटेल्स को नहीं लिखना या डिटेल्स की रिकॉर्डिंग नहीं करनी है या डिटेल्स को सही तरीके से वहां पे एक्सप्लेन नहीं करना। उसके बाद अगर आप देखोगे रिगार्डिंग सस्पेक्ट, मतलब जो डिटेल्स को रिवील नहीं करना है, तो क्या रिवील नहीं करना है आपको कि कौन सा सस्पेक्ट है या उसकी लोकेशन क्या है। अगर वो चीज आप समझ जाते हो, अगर वो चीज आप समझते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही सहज तरीके से ये चीज समझ में आएगी कि जब भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो चीज आपको केस डायरी में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको रिकॉर्ड करनी है, और रिकॉर्ड करने के बाद उसकी लोकेशन रिवील नहीं करनी है, उसका जो सस्पेक्ट है उसे रिवील नहीं करना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर ये इंफॉर्मेशन मतलब मेक श्योर करना है हायर अथॉरिटीज को आती है, तो हायर अथॉरिटीज को भी यही प्रोसीजर फॉलो करना है कि कभी भी जो भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आएगी उसको केस डायरी में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करना। ऑलराइट, चलते हैं दूसरे गाइडलाइन पर, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। जब भी कोई ऐसी इंटेलिजेंस हुई और हम पुलिस ऑफिशियल्स अपने टीम के साथ उस जगह पे, उस लोकेशन पे पहुंचते हैं और इन केस वहां पे अगर फायर आर्म्स यूज होते हैं और उस फायर आर्म्स यूज होने के बाद किसी की हत्या हो जाती है, कोई मर जाता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉजिंग डेथ, मतलब एक डेथ कॉज हुई है अगर वहां पर, तब एक एफआईआर हैज टू बी रजिस्टर्ड, क्योंकि वहां पे किसी की मृत्यु हुई है। ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड receipt of any intelligence if firearm is used by police and as a result death occurs। अगर किसी की हत्या हो जाती है, कोई मर जाता है, तो FIR to the effect shall be registered, मतलब FIR रजिस्टर होना मैंडेटरी है। जब भी कोई इनकाउंटर होता है तो FIR रजिस्टर होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद shall be forwarded, मतलब सेक्शन 157 ऑफ CRPC से मजिस्ट्रेट के पास वो FIR को फॉरवर्ड करना बहुत ही जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वी शुड अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ इनकाउंटर, इफ एन इनकाउंटर हैपेंड। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द थर्ड गाइडलाइन। ऑलराइट, मतलब जब भी इनकाउंटर हुआ है, किसी की डेथ हुई है, वेदर इट्स अ क्रिमिनल, until unless that particular person is not brought in front of the court, जब तक उसके ऊपर ट्रायल नहीं होता तब तक वो अक्यूज्ड ही रहता है। ये हमें बहुत ही सही तरीके से समझना है। ऑलराइट, जब कोर्ट उसे कन्विक्शन देगी तब ही वो एक ऑफेंडर, मतलब उसने वो चीज की है। ऑलराइट, जब भी पूरा ट्रायल होता है तो थर्ड इसमें कहा गया है कि इंडिपेंडेंट प्रूफ। सो इंडिपेंडेंट प्रूफ में बहुत ही सही तरीके से, मतलब इंडिपेंडेंट प्रूफ का मतलब क्या है, वी कैन से स्वतंत्र तरीके से जांच, जो जांच होनी चाहिए वो स्वतंत्र तरीके से होनी चाहिए। ऑलराइट, सो अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड, हमेशा एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, जो जांच होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं और पुलिस ऑफिशियल्स होंगे इनकाउंटर में, तो मोस्ट प्रोबेबली पुलिस ही उस इनकाउंटर की इन्वेस्टिगेशन करती है। तो हमेशा एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो उसकी जांच करता है। मोस्ट प्रोबेबली हमेशा आप देखोगे कि CIDs आर इंक्लूडेड इन दिस, CIDs और एनी अदर पुलिस स्टेशंस आर इंक्लूडेड। अगर एक A पुलिस स्टेशन के टीम ने अगर इनकाउंटर किया है तो B पुलिस स्टेशन या CID की कोई टीम उसे इन्वेस्टिगेट करती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उस पुलिस स्टेशन में कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। ऑलराइट, चलते हैं दूसरे, अंडर द सुपरविजन। जब भी ऐसा कोई होता है तो अंडर द सुपरविजन ऑफ द सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, मतलब जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है उनके सुपरविजन के अंडर ये इन्वेस्टिगेशन होती है, मतलब एटलीस्ट a level above the head of police party engaged in the encounter, मतलब जो लीड कर रहा था उसके ऊपर का कोई हेड सीनियर पुलिस होना चाहिए, मतलब उसके नीचे का नहीं चलेगा, उसके ऊपर का, मतलब he has a most potential being a superior police officer rather than the person who was engaged in that particular encounter. I hope you are getting this. Let's understand ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, ये मतलब ये समझने के बाद मुझे एक चीज जहन में आती है, तो थोड़े सब पॉइंटर्स है वो समझने की बहुत जरूरत है आपको। तो पहला है टू आइडेंटिफाई द विक्टिम कलर फोटोग्राफ ऑफ विक्टिम शुड बी टेकन। मतलब इसका मतलब ये है कि आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था जॉली LLB 2। किसी A को मारना था लेकिन B को मार दिया।
सिर्फ नाम के कंफ्यूजन की वजह से, नाम के कंफ्यूजन की वजह से ए को मारना था, किसी बी को मार दिया गया और उसे इनकाउंटर बताया गया। और जो पुलिस ऑफिशियल्स थे, मतलब उस मूवी में पुलिस ऑफिशियल्स थे, उन्होंने कुछ पैसे ए से लिए और बी को खत्म कर दिया और रिपोर्ट ऐसी सेंड की गई कि उन्होंने ए को खत्म कर दिया। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ए बी सी, डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो हमें मेक श्योर करना है जब भी कोई इनकाउंटर डेथ हो जाती है किसी भी क्रिमिनल की या किसी भी अक्यूज की, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वी नीड टू मेक श्योर दैट टू आइडेंटिफाई द विक्टिम, विक्टिम की शिनाख्त करने के लिए हमें फोटोग्राफ लेनी है उस विक्टिम की, फोटोग्राफ उस विक्टिम की लेनी है हमें। ऑलराइट, उसके बाद टू रिकवर द एविडेंटरी मटेरियल लाइक ब्लड स्टेन, हेयर, फाइबर्स एंड थ्रेड, मतलब उस जगह से जहां पे वो इंसिडेंट हुआ है वहां से हमें कोई ब्लड स्टेन है, कोई बाल है, कोई थ्रेड्स है या कोई फाइबर्स अगर वहां पे मिलते हैं, कुछ चीजें वहां पे मिलती है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट टू आइडेंटिफाई सीन विटनेस विथ कंप्लीट नेम्स, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। उसके बाद बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी कि जो वहां पे जो सीन पे जब भी कोई इनकाउंटर, जैसे विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ तो बहुत सारे लोग सीन पे थे या नहीं थे, अगर थे तो उनके सारे नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर्स लिए जाएंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन डेल्ट होने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। ऑलराइट, उसके बाद डिटरमाइन कॉज, मैनर, लोकेशन, मतलब कारण क्या है और मतलब कौन से मैनर में उसको मारा गया है और कौन सी लोकेशन पे उसको मारा गया, वो सारी चीजें भी इन्वेस्टिगेशन में बहुत अहम होती है। ऑलराइट, आफ्टर दैट फिंगरप्रिंट्स ऑफ डिसीज्ड आर सेंट फॉर केमिकल एनालिसिस, मतलब जो विक्टिम है, जो मर गया है, उसको उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे, वो हमें केमिकल एनालिसिस को भेजने की सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट कह रही है। सो ये गाइडलाइंस हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अगर जैसे वो हो जाता है, जैसे हत्या हो गई है, उसके बाद पोस्टमार्टम होती है और पोस्टमार्टम हमेशा शुड बी कंडक्टेड बाय 2 डॉक्टर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट का कोई हॉस्पिटल हो, जो सरकारी अस्पताल हो, 2 डॉक्टर्स होने चाहिए। वो 2 डॉक्टर मेक श्योर करना है उसमें से ही शुड बी द इंचार्ज ऑफ हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का 2 में से एक बंदा वो उस हॉस्पिटल का इंचार्ज होना चाहिए, हेड होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस। और सबसे जरूरी बात, पोस्टमार्टम शैल बी वीडियोग्राफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। जो पोस्टमार्टम होती है वो पोस्टमार्टम को वीडियोग्राफ किया जाता है, उसका एक वीडियो बनाया जाता है और उसको प्रिजर्व किया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है हमारी, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा ये ध्यान में रखना। ऑलराइट, उसके बाद ऑन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट ऐसा कोई वेपन है, कोई गन है, उसके बाद प्रोजेक्टाइल्स है, बुलेट्स है, कार्ट्रिजेस है, अगर वहां पे बुलेट्स, कार्ट्रिजेस या प्रोजेक्टाइल्स मिलती है तो उन सारी चीजों को प्रिजर्व करना है इन्वेस्टिगेशन में। ऑलराइट, वेदर इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय द अनदर पुलिस स्टेशन और द सीआईडी। ऑलराइट, जो सीआईडी होगी, कोई भी जो निष्पक्ष जांच कर रही है ना, उनको ये इन्वेस्टिगेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर उनको इन्वेस्टिगेशन के वक्त ध्यान देना है। ऑलराइट, उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, wherever applicable test for gunshot residue and trace metal, मतलब जब भी गोलियां मारी जाती है तो गोलियां कभी कभी दीवार में घुस जाती है, जब भी उसमें से कुछ रेसिड्यू निकलता है, उस रेसिड्यू को भी कलेक्ट करना है। वो कलेक्ट करने के बाद उसको प्रिजर्व करना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का वो एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। ऑलराइट, उसके बाद कॉज ऑफ डेथ शुड बी फाउंड आउट। इन्वेस्टिगेशन क्यों होती है इन्वेस्टिगेशन? वेदर दैट डेथ इज अ नेचुरल डेथ, वेदर दैट डेथ इज अ सुसाइड डेथ, वेदर दैट डेथ इज एन अननेचुरल डेथ। हम इन्वेस्टिगेशन इसीलिए करते हैं कि हमें वो निकालना है। बीइंग द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डेथ। आई होप यू आर गेटिंग दिस। क्या सच में जिस क्रिमिनल का इनकाउंटर हुआ था वो सच में किसी की बंदूक लेकर भाग रहा था या
बंदूक लेकर हमें मार रहा था, सेल्फ डिफेंस में हमने उसे रिवर्ट किया, हमने रिटेलिएट किया। जैसे मैंने बताया था आपको कि इनकाउंटर किलिंग्स को हम रिटेलिएटरी किलिंग्स भी कहते हैं। रिटेलिएटरी किलिंग्स मतलब कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है और इन रिटेलिएशन हमें बचाने के लिए हम सामने वाले को मार रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ऑलराइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द अनदर एस्पेक्ट, मैजिस्ट्रियल प्रूफ, मैजिस्ट्रेट की जांच। वंस दिस पॉइंट सारी एक्सप्लेनेशन जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लेता है, तो द अनदर पॉइंट, द अनदर गाइडलाइन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैजिस्ट्रियल प्रूफ, ऑलराइट। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी अंडर सेक्शन 176 ऑफ कोड बी हेल्ड इन ऑल केसेस ऑफ डेथ। जब भी कोई भी डेथ होती है तो सेक्शन 176 comes in the action, comes in the picture, all right. So रिपोर्ट, जब भी कोई ऐसी डेथ होती है ड्यू टू सम फायरिंग, कोई फायरिंग हुई तो सेक्शन 176 बहुत ही जरूरी है। और एक रिपोर्ट सेंड करनी है टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190 ऑफ द कोड। जैसे जो जुरिस्डिक्शनल होता है, जिस मैजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन होता है अंडर 190 ऑफ सीआरपीसी, वहां पर हमें मेक श्योर करना है कि हमें एक रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को जिस जुरिस्डिक्शन में है वो सेंड करनी है। आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। बहुत ही जरूरी है जब भी कोई इनकाउंटर होती है। जैसे मैंने कहा, आर्टिकल 21 क्लियरली एक्सप्लेन्स नो वन गिव्स अ राइट टू किल समवन इन दिस रिफॉर्मेटिव सोसाइटी, जहां पे रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। तो हमें यहाँ पे नेशनल वी कैन से ह्यूमन राइट्स कमीशन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही जरूरी है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन इंफॉर्मेशन ऑफ द इंसिडेंट विदाउट एनी डिले शुड बी सेंट टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को। उनको एक रिपोर्ट भेजनी हो। जब भी कोई ऐसी इनकाउंटर होती है तो मेक श्योर करना है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन, whether it's a central one or the state one, a report has to be, or it has to be informed to them. All right. After that, the next point, the next guideline is medical aid to the victim. अभी वहां पे 2 लोग हो सकते हैं, 3 और लोग हो सकते हैं, 3 में से 2 मर जाते, 1 बचता है। अगर ऐसा कोई इंजर्ड पर्सन है तो उसे मेडिकल एड देना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो वेदर मेडिकल एड टू विक्टिम इंजर्ड क्रिमिनल स्टेटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड। जब भी ऐसे कोई 2 थे, 2 को गोली मार दी, 2 खत्म हो गए, 2 क्रिमिनल्स खत्म हो गए, 1 बचा और वो इंजर्ड हो गया, तो उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो मेडिकल ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट उनकी स्टेटमेंट लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, आफ्टर दैट ऑलवेज मेक श्योर कि कभी भी ऐसा हो तो कभी भी देयर शुड बी नो डिले इन सेंडिंग एफआईआर टू द मैजिस्ट्रेट, सेंडिंग पंचनामास और एनी स्केचेस। अगर कोई स्केचेस बना है, पंचनामा बना है, उनके रिपोर्ट्स आपको जल्द से जल्द विदाउट एनी डिले आपको भेजने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, आफ्टर दैट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सेक्शन 173, सेंडिंग चार्जशीट टू द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट भेजना मतलब कौन से चार्जेस फ्रेम हुए, वो सारी जो इन्वेस्टिगेशन इन लोगों ने की है, जो whether it's other police station or we can say the CID team, we have to make sure that these things are very important. Say under 173, section 173, we have to send a charge sheet. Very important. All right. So जो charges frame हुए हैं, whether investigation में क्या साबित हुआ, whether it was a genuine one or a fake one, and according to that, a charge sheet will be framed and will be sent to the magistrate. All right. After that, very important. Sending report, now the next one, kin to be informed. जो ब्लड रिलेशन के लोग होंगे, जो नेक्स्ट होंगे, जो विक्टिम मर चुका है, जिसकी डेथ हो चुकी है, और उसका जो ब्लड रिलेशन में होगा ना, उनको इन्फॉर्म करना बहुत ही जरूरी है। उनको इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। द अनदर गाइडलाइन, सेंडिंग रिपोर्ट टू NHRC। सो जब भी NHRC की बातें होती है तो आपको जो भी DGP होते हैं दैट पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन के, उनको 6 मंथली स्टेटमेंट भेजनी पड़ती है कि उनके इलाके में 6 मंथ्स में कितने
कितने सारे इनकाउंटर्स हुए। उसके बाद NHRC को भेजने हैं, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, जो DGP भेजता है, DGPs भेजते हैं। उसके बाद वो सारे रिपोर्ट्स जो पोस्टमार्टम से रिलेटेड हो, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग से रिलेटेड हो, जहां पे डेट एंड प्लेस ऑफ अकरेंस बताया जाता है, पुलिस स्टेशन कहाँ का पुलिस स्टेशन है वो बताया जाता है, सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू डेथ, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस से जिसकी वजह से ये डेथ हुई, जो NHRC को भेजा जाता है। सेल्फ डिफेंस इन इनकाउंटर, वो सारे पॉइंट्स भेजे जाते हैं। इन द कोर्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली, कि इनकाउंटर कैसे हुआ अनलॉफुल असेंबली में। कभी कभी आप देखोगे बहुत सारे वहां पर चीजें होती है कि बहुत सारा भीड़ भड़क्का आ जाता है और पुलिस गोली चला देती है और कोई मर जाता है। तो हर एक लाइफ का इंपॉर्टेंस है आर्टिकल 21 के हिसाब से। हम हर एक लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन काम करती है उसके लिए। ऑलराइट, आई होप दैट वी विल मेक अनदर वीडियो वेयर we will try our best in order to explain you the National Human Rights Commission का role in our country. All right. After that, after the 10th point, prompt action should be taken. अगर ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है, मैजिस्ट्रियल प्रोब में पता चलता है कि दैट पर्टिकुलर इनकाउंटर वाज अ फेक इनकाउंटर फेक था, वो इनकाउंटर जो जैसे हम कहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड था, मतलब वहां के जो लोग हैं, जो हाई नॉस्ट लोग हैं, उन्होंने प्लान करके किया था, स्टेट स्पॉन्सर्ड था, तब इमीडिएट एक्शन ली जाती है। इमीडिएट एक्शन मतलब प्रॉम्प्ट एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाती है, और जितने भी लोग उस इनकाउंटर से रिलेटेड है, जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स उस इनकाउंटर से रिलेटेड है, उनको सस्पेंड किया जाता है until and unless the entire trial takes place, और सस्पेंड किया जाता है उन लोगों को, ऑलराइट, उस पुलिस ऑफिशियल्स को। आफ्टर दैट पता चल गया कि ये फेक इनकाउंटर है, जैसे ए था और बी को मार दिया ए समझकर, अब ये इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर हुआ, ऑलराइट, यस और नो, और हम बोल रहे हैं कि हमने ए को ही मारा है, ओके, जैसे जॉली LLB 2 में हुआ था। तो सेक्शन 357, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन 357A, जो भी विक्टिम होंगे, उनके जो विक्टिम के जो रिलेटिव्स होंगे, उनके जो माता पिता होंगे या कोई भी होगा उनके घर में, उनको कंपेंसेशन दिया जाता है। वो कंपेंसेशन 357A ऑफ CRPC में एक्सप्लेन किया है। जब भी ऐसी चीजें होती है तो मेक श्योर जब भी सस्पेंड किया जाता है पुलिस ऑफिशियल्स को इन अ प्रोब ऑफ अ फेक एनकाउंटर, तब मेक श्योर करता है कि एनालिसिस, मतलब उनके वेपन्स जो होते हैं उनके पास, जो भी पुलिस ऑफिशियल्स को जो हमारी गवर्नमेंट देती है हमारी रक्षा करने के लिए, वो सारे वेपन्स को सरेंडर करना पड़ता है और वो जांच के लिए भेजी जाती है, जैसे बैलिस्टिक एनालिसिस और फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा जाए। इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको बैलिस्टिक एनालिसिस, जैसे बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स, वहां पे आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको मिलेगा, वो एक्सप्लेनेशन वहां पे है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लीगल एड। पुलिस को भी अपनी, जो पुलिस ऑफिशियल्स है उनको भी अपनी साइड रखने के लिए जो गवर्नमेंट है अपने लीगल एड दिया जाता है, उनको भी उनकी पुलिस होती, उनको भी एडवोकेट्स दिए जाते हैं जो वो अपना पक्ष रखे कोर्ट के सामने। इट्स नॉट लाइक दैट कि इन्वेस्टिगेशन हुई, मजिस्ट्रेट का ये हुआ और खत्म हुआ, उनको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू फ्यू लाइक circumstances are like that. You will find genuine encounters are also there and fake encounters are also there. Alright, but हमारा जुडिशरी बहुत ही सक्षम है, बहुत ही स्ट्रांग है, और हमेशा उन्होंने साबित किया है वो सारी चीजें एक्सप्लेन करके कि ऐसे केसेस बहुत सारे हो चुके हैं हमारे देश में जहां पे दूध का दूध और पानी का पानी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। Alright, after that, no out of turn promotion. जब भी कोई किसी क्रिमिनल को, कुख्यात अपराधी को मार देता है, तो जल्दबाजी में उनको गैलेंट्री अवार्ड या कोई रिवॉर्ड दिया नहीं जाता, नहीं देना चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती उस इनकाउंटर की, बिकॉज किसी की जान गई है और जान बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ऑलराइट, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक आधार है कि फाउंडेशन है आर्टिकल 21। मुझे हमेशा आर्टिकल 21 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कभी भी फास्ट डिसीजन नहीं लिया जाता
वहां पे गैलेंट्री रिवॉर्ड्स देने का या कोई अवार्ड उनको सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, ऐसे अवार्ड्स नहीं दिए जाते until and unless it has been proved that that particular encounter was a genuine encounter and that particular encounter was not a fake encounter. All right, the last one, family criteria. अगर जो विक्टिम है, जिस बंदे की डेथ हुई है, उनके फैमिली वालों, ऑलराइट, जो क्रिमिनल, जो अक्यूज्ड, व्हाटएवर इन द नेम वी गिव देम, अगर उनकी डेथ हुई है, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये सारी गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने दी है, वो फॉलो नहीं हुई है, मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर वो फॉलो नहीं हुई है तो वो एक कंप्लेंट के स्वरूप में सेशन कोर्ट जा सकते हैं, एक सेशन जज के सामने अपनी कंप्लेंट लेकर जा सकते हैं. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, कि जब भी आपको पता चले कि ये सारी गाइडलाइंस इस्तेमाल की नहीं गई है, तब उनके पास एक ऑप्शन है कि वो अपनी कंप्लेंट सेशन कोर्ट ले जा सकते हैं, सेशन जज के सामने, और अपना जो पक्ष है उनके सामने रख सकते हैं कि सर यहां पर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन, सही तरीके से एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं की गई है. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया और आपको ये सारे पॉइंटर्स में, मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आपको समझ में आए होंगे. और मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.